मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर जो होता है उसके अंदर दो जंक्शन होते हैं। जैसे पीएनपी या एनपीएन जो हमारा ट्रांजिस्टर है, तो एक इमीटर और बेस के बीच का जो जंक्शन होता है उसको हम जंक्शन जेई बोलते हैं, और जो जंक्शन बेस और कलेक्टर के बीच का होता है उसको जंक्शन जेसी से रिप्रेजेंट करते हैं। जेई और जेसी दो जंक्शन हो गए। इन दोनों जंक्शन को हमने किस टाइप से कनेक्ट किया है, उनके बेसिंग किस तरीके की है, उसके हिसाब से ट्रांजिस्टर के जो ऑपरेटिंग मोड होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट है कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड में क्या होता है कि दोनों जंक्शन रिवर्स बेस में होते हैं। इस टाइम जो ट्रांजिस्टर होता है उसको हम एज ए ऑफ स्विच की तरह काम में लेते हैं। दूसरा होता है कि जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होते हैं, तब क्या होता है, जो मोड होता है वो सैचुरेशन मोड होता है, और इस टाइम जो हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है। लास्ट वन है, और जो मोस्टली हम जो यूज में लेते हैं ट्रांजिस्टर की जो एप्लीकेशन होती है वो एज ए एम्पलीफायर हम उसको यूज में लेते हैं, वो है हमारा मोड एक्टिव मोड। उसके अंदर जंक्शन जेसी जेई जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है, जंक्शन जेसी किस में होता है, रिवर्स बायस में होता है, और इसको हम एज ए एम्पलीफायर यूज में लेते हैं। एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, कोई भी इनपुट सिग्नल जो हमने इनपुट पे दिया है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमें बढ़ा हुआ मिले। मतलब हमने कोई भी साइनसॉइडल सिग्नल दिया है तो हमारा आउटपुट तो साइनसॉइडल सिग्नल ही आएगा, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड है वो उसका बढ़ा हुआ आएगा। इसका मतलब उसकी जो पीक वैल्यू यदि 1 थी तो अब 1 से ज़्यादा आएगी, तब वो एज ए एम्पलीफायर बिहेव करता है। इस तरीके से ट्रांजिस्टर के तीन मोड है हमारा, कट ऑफ मोड, सेचुरेशन और एक्टिव मोड। हम ट्रांजिस्टर किस तरीके से बिहेव करवा रहे हैं, या तो वो एज ए स्विच बिहेव करता है। स्विच में दोनों होते हैं, ऑफ और ऑन। ऑन वो कट ऑफ मोड में बिहेव करता है और ऑन वो सेचुरेशन मोड में होता है। एम्पलीफायर होता है वो एक्टिव मोड में होता है, इसको हम मोस्टली यूज में लेते हैं। अब देखते हैं कि इसके कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन शायद तुम लोगों ने 12th क्लास में पढ़े होंगे। जो ट्रांजिस्टर होता है उसके अंदर कितने टर्मिनल होते हैं, तीन टर्मिनल होते हैं। बेस, इमिटर और कलेक्टर होता है। यदि हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज में लेते हैं, तो क्या होता है कि इनपुट सिग्नल देते हैं, आउटपुट हमें सिग्नल प्राप्त होता है। तो इनपुट सिग्नल देने के लिए भी दो टर्मिनल चाहिए और आउटपुट के लिए भी हमें दो टर्मिनल चाहिए। इस तरीके से टोटल हमें चार टर्मिनल चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ट्रांजिस्टर के अंदर हमारे कितने टर्मिनल हैं, तीन टर्मिनल है, बेस, इमिटर और कलेक्टर है। तो क्या करते हैं कि उसको एक जो हमारा टर्मिनल होता है उसको हमें कॉमन करना पड़ता है, जिससे कि वो कॉमन जो टर्मिनल होता है वो इनपुट टर्मिनल की तरह भी बिहेव करता है और आउटपुट टर्मिनल की तरह भी बिहेव करता है। अब यदि हमने जो एक टर्मिनल है उसको कॉमन किया तो कॉमन बेस को यदि हमने कॉमन किया तो उसको हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यदि इमीटर को हमने कॉमन किया तो उसको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कलेक्टर को यदि कॉमन किया है तो हम उसको कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। सबसे पहले हम आज देखते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल हैं, बेस, इमिटर और कलेक्टर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेस को क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो हमारा जो टर्मिनल इनपुट, इमिटर क्या होगा, एज ए इनपुट टर्मिनल होगा। कलेक्टर क्या होगा, इसके अंदर आउटपुट टर्मिनल होगा, जैसे ये है। इसके अंदर यहाँ पे हम इस सर्किट डायग्राम में देखें, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर होते हैं, जब वर्किंग देखी थी तो दो टाइप के होते हैं, एक एनपीएन होता है, एक पीएनपी होता है। दोनों का हम बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो बेस होता है उसको कॉमन ले लिया गया है। यहाँ पे हमने इनपुट अप्लाई किया है, ये हमारा क्या है, आउटपुट है। ये इनपुट है, तो इमिटर और बेस क्या हो जाएंगे, इनपुट टर्मिनल की तरह बिहेव करेंगे। और जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम आउटपुट ले रहे हैं, तो आउटपुट क्या होगा, जो कलेक्टर और जो बेस है वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, आउटपुट टर्मिनल की तरह। इस तरीके से क्या हो जाता है कि इनपुट टर्मिनल ई और सी क्या करते हैं, इनपुट टर्मिनल की तरह बिहेव करता है, इमिटर और कलेक्टर क्या करता है, आउटपुट। लेकिन जो बेस है वो इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों टर्मिनल की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। इस तरीके से इसको क्या बोला है हमने, कॉमन बेस टर्मिनल बोला है। अब क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि देखो यहाँ पे एन, पी और एन है। इमिटर और बेस के बीच का जंक्शन जेई बोला है, और पी और एन के बीच का मतलब बेस और कलेक्टर के बीच का जो जंक्शन है उसको जेसी जंक्शन नाम दिया गया है।
ये हमारा ट्रांजिस्टर यहाँ पे एनपीएन है और पीएनपी है, दो ट्रांजिस्टर हमारा एनपीएन और पीएनपी। इसको हम कैसे पहचानेंगे ये यहाँ पे देखते हैं। जो भी हमारा करंट टोटल दिखाया गया है, इमीटर जो करंट होता है वो हमारा टोटल करंट होता है, क्योंकि इमीटर करंट ज्यादा होता है। इमीटर करंट बेस करंट और कलेक्टर करंट दोनों का सम होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इमीटर करंट शो किया गया है। जो करंट होता है वो होल की डायरेक्शन में होता है। होल किस में होते हैं? पी में होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पी से एन की तरफ जाता है करंट। तो किस कहाँ से जा रहा है एरो? यहाँ से जा रहा है बी से, तो बी क्या हो गया? पी हो गया। तो ये कितना हो गया? इमीटर और कलेक्टर एन एन हो गए हैं। तो ये किस कौन सा हो गया? एन पी एन हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो बी से ई की तरफ जा रहा है, इसलिए बी क्या हो गया? पी हो गया है। यहाँ पे हम देखें कि इमीटर से बेस की तरफ जा रहा है, तो इमीटर किसकी तरफ बिहेव करेगा? पी। तो बी किसकी तरफ होगा? एन। तो ये किसके कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया? ये पी एन और पी ट्रांजिस्टर हो गया। इस तरीके से ट्रांजिस्टर हमारे दो हो गए, पीएनपी और एनपीएन। अब यहाँ पे हम देख रहे थे कि ये हमारे पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि वर्किंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जब हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है तो उसके अंदर जो मेजोरिटी जो कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है उसके अंदर जो मेजोरिटी जो कैरियर्स होते हैं वो हमारे होल होते हैं। बस इतना डिफरेंस है कि एनपीएन में जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है, जो पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है उसके अंदर हमारे होल की वजह से होता है। अब यहाँ पे इसकी वर्किंग देते हैं। तो ये पीएनपी और एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होंगे उनको तुम क्या करोगे? पहचान लोगे। यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी वर्किंग देते हैं। वर्किंग में क्या होता है कि पी एन ट्रांजिस्टर हमने यूज में लिया गया है। यहाँ पे क्या हो गए? दो जंक्शन हो गए, जेसी और जेई सॉरी और जेसी जंक्शन दो है। जेई जंक्शन इमीटर और बेस के बीच का है, बेस और कलेक्टर के बीच का ये जंक्शन जेसी है। अब जो हम यहाँ पे जो वर्किंग पढ़ रहे हैं वो एज ए एम्पलीफायर की तरह ट्रांजिस्टर को बिहेव करवा रहे हैं। एम्पलीफायर में क्या होता है? जंक्शन जेई किस में होता है? फॉरवर्ड बायस में होता है। जंक्शन जेसी किस में होता है? रिवर्स बायस में होता है। जब जंक्शन हमारा जेई फॉरवर्ड बायस में है तो यहाँ पे एन किससे होगा? नेगेटिव से कनेक्ट होगा। पी किससे कनेक्ट होगा? पॉजिटिव से। तो हमने यहाँ पे ये बैटरी लगाई गई है VEE, जो क्या करती है? एनपी इस जंक्शन जे को किस में करिए? फॉरवर्ड बायस में करिए। दूसरी बात है जंक्शन जेसी है, मतलब ये पी और एन हम कंसिडर कर रहे हैं बेस और कलेक्टर, तो ये किस में है? रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में है तो यहाँ पे क्या हो गया? जो एन है वो किससे कनेक्ट हो गया? पॉजिटिव से। पी किससे हो गया? नेगेटिव से कनेक्ट। तो यहाँ पे जो बैटरी लगाई गई है वो VCC लगाई गई है। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसके कनेक्शन किए गए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एन लेयर है उसके अंदर होल्स हैं, पी के अंदर होल्स हैं, सॉरी एन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी के अंदर होल्स हैं, और एन के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी कैरियर्स हैं। जो कलेक्टर होता है उसकी साइज सबसे बड़ी होती है, बेस थिनेस्ट होता है, और ये जो एन होता है मतलब बेस सबसे पतला होता है, और जो इमिटर होता है उसकी साइड बीच की होती है इन दोनों की। अब इसके वर्किंग देते हैं। तो एन और पी ये यदि जंक्शन हम यहाँ पे लें तो ये जो इमिटर है ये नेगेटिव से कनेक्ट होने के कारण ये इसके अंदर क्या है? मेजोरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? यहाँ से रिपेल होते हैं। ये रिपेल होते हैं तो ये बेस की तरफ मूव करते हैं। बेस के अंदर क्या है? मेजोरिटी कैरियर्स होल्स हैं। वो होल इस पॉजिटिव बैटरी की वजह से क्या होते हैं? रिपेल होते हैं। तो वो इमिटर की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं। इस तरीके से बेस किधर मूव करते हैं? होल्स इमिटर की तरफ और इलेक्ट्रॉन बेस की तरफ मूव करते हैं। इस टाइम क्या होता है कि जो हमारे कुछ जो होल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं? रिकम्बाइन हो जाते हैं। वो जो रिकम्बाइन होते हैं उसकी वजह से जो करंट होता है उसको हम बेस करंट बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बेस के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन की वजह से कुछ करंट फ्लो होता है जिसको हम बेस करंट बोलते हैं, और बचे हुए जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में कलेक्ट हो जाते हैं? कलेक्टर में चले जाते हैं। लेकिन जो केवल जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो केवल 5% जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका ही होता है। 95% जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। जो 5% इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन हो गए हैं और 95 यहाँ कलेक्टर में पहुंच गए हैं। अब ये जब यहाँ पे इस जंक्शन पे पहुंचते हैं तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स जो VCC जो बैटरी है उसकी पॉजिटिव पोलरिटी की वजह से क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या आ जाते हैं? कलेक्टर में आ जाते हैं। इस तरीके से वो क्या होता है? हमारा इसके अंदर जो
जो ये ट्रांजिस्टर है पीएनपी, इसके जो अंदर होता है वो जो करंट फ्लो होता है वो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होता है। लेकिन जो ये वायर है इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है हमारा केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, क्योंकि पी के अंदर हमारे होल भी है। जो एन और जो एन लेयर है दोनों, इसके अंदर भी जो मैग्नेटिक एयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे होल्स भी होते हैं। इस तरीके से जो एमिटर के अंदर जो करंट इलेक्ट्रॉन्स थे वो बेस और कलेक्टर में पहुंच गए। इसका मतलब है कि जो करंट फ्लो होता है बेस और कलेक्टर में वो केवल इमिटर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो हो रहा है। मोस्टली जो 99% जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, इमिटर इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो रहा है। इस तरीके से जो हमारा इमिटर करंट है वो किसके बराबर हो जाता है, बेस करंट और कलेक्टर करंट की वजह से हो जाता है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे ये यहाँ पे पहुंच जाते हैं। अब इनके बीच क्या क्या करते हैं हम इसकी जो बेस की विड्थ होती है वो हमने थिकनेस ली है ताकि हमारा सबसे कम यहाँ पे रिकम्बाइन हो। सारे के सारे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कलेक्टर रीजन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे शो किया गया है कि जो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या होते हैं, हमारे बेस और कलेक्टर में पहुंचते हैं। तो बेस और जो कलेक्टर का जो करंट होता है वो इमिटर इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इसलिए जो इमिटर करंट होता है वो बेस और करंट का सम होता है। इमिटर करंट इज इक्वल टू बेस प्लस कलेक्टर करंट हो गया है। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारा क्या है, इनपुट यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारा इनपुट है, यहाँ हम आउटपुट देख रहे हैं। यहाँ पे इनपुट है तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ऐसी सिग्नल नहीं दिया गया है। यहाँ पे जब हम इसको एज ए एम्पलीफायर यूज में लेते हैं तो क्या होता है, इनपुट पे हम ऐसी सिग्नल अप्लाई करते हैं और जो ये बैटरी होती है ये भी हम इस पर लगाते हैं ताकि हमारा जो जंक्शन, जैसे ही हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करें हमारा क्या होता है आउटपुट पे हमें सिग्नल प्राप्त हो जाए और हमारा जेक्सी जंक्शन जेई जंक्शन क्या होता है फॉरवर्ड बैस में हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है इमिटर करंट है और आउटपुट, इमिटर करंट क्या हो गया, हमारा इनपुट करंट हो गया। आउटपुट करंट कितना हो गया, हमारा कलेक्टर करंट हो गया। कलेक्टर करंट क्या है, हमारा इमिटर करंट से कम है। इस तरीके से जो हमारा गेन होता है वो कितना हो जाता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। मतलब जो भी गेन डिसाइड होता है वो होता है आउटपुट क्वांटिटी अपॉन इनपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। कोई भी आउटपुट क्वांटिटी, यहाँ पे हम करंट को कंसिडर कर रहे हैं तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट करंट कितना है हमारा आईसी है, इनपुट करंट कितना हो गया आई हो गया। तो इस आईसी अपॉन आई क्या हो गया, हमेशा 1 से कम हो गया है, लेस देन 1 हो गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस तरीके से जो हमारा आउटपुट जो इनपुट जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो क्या होता है, एम्पलीफाइड नहीं होता, वो एटीन्यूएट होता है। एटीन्यूएट का मतलब है कि उसका मान कम होता है। इस तरीके से हम इसको कॉमन बेस को एज ए करंट एम्पलीफायर हम इसको यूज में नहीं लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, जंक्शन जेई और जेसी को फॉरवर्ड बैस और रिवर्स बैस में किया गया है। जंक्शन जेई क्या हमारा फॉरवर्ड बैस में, फॉरवर्ड बैस में डायोड में मैंने बताया था कि फॉरवर्ड बैस में जो इम्पिडेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है। रिवर्स बैस में क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि रिवर्स बैस में करंट हमारा कम फ्लो करता है। इस तरीके से इसका बिहेवियर हम समझने के लिए क्या करते हैं, इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। जो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है ये प्राइमरी क्या होता है, इसका जो लो इम्पिडेंस, जहाँ पे हमें इनपुट इम्पिडेंस कम चाहिए होता है वहाँ पे हम इसको यूज में लेते हैं। इसके एप्लीकेशन देखें तो कॉमन बेस जो एम्पलीफायर है वो वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए यूज में लेते हैं, करंट एम्पलीफायर के लिए हम यूज में नहीं लेते हैं। ये क्या होता है, जो तीन जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन है उन कॉन्फ़िगरेशन में से जो सबसे कम जो यूज में होता है वो कॉन्फ़िगरेशन हमारा सीबी कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे पीएन एनपीएन ट्रांजिस्टर की हमने वर्किंग देखी है, लेकिन पीएनपी ट्रांजिस्टर की भी वर्किंग सेम होती है, लेकिन वहाँ पे जो करंट का फ्लो होता है वो क्या किसकी वजह से होता है, होल्स की वजह से होता है। इस तरीके से इसके वर्किंग को समझने के लिए हम इसकी इनपुट और आउटपुट करेक्टरिस्टिक देखते हैं। इनपुट करेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, इनपुट मतलब जो इनपुट हमारे वोल्टेज और करंट है उसके बीच का हम क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। लेकिन कब, जब हमारा आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट हो। अब यदि इसका हम सर्किट डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये इनपुट करंट कितना है, हमारा आई इनपुट करंट है, वोल्टेज कितना है वी है, वी और आई के बीच में हम क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। आउटपुट वोल्टेज मतलब वीसीसी हमने क्या लिया गया है, कांस्टेंट लिया गया है।
आई ई हम क्या करते हैं एक्स एक्सिस पे सॉरी आई हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं और बी हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं और वीसीसी को क्या करते हैं कांस्टेंट करते हैं। मतलब कि वीसीसी की वैल्यू कांस्टेंट करते हैं मतलब एट ए टाइम यदि हम वी आई ई और वी के बीच का ग्राफ देखते हैं तो वीसीसी का मान 1 रखते हैं। जैसे या तो हम 0 वोल्ट पे देखें या फिर हम 2 वोल्ट पे देखें, 8 वोल्ट पे देखें, 5 वोल्ट पे, 10 वोल्ट पे, जिस भी वोल्टेज पे देखना है तो एक ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं वीसीसी को कॉमन रखते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम इसमें वर्किंग देते हैं इसकी इनपुट। अब क्या हो गया आई ई हमने वाई एक्सिस पे लिया, वी बी किसने हमने एक्स एक्सिस पे लिया यहाँ पे। अब जो इस तरीके से देखें तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आई और वी बी लिया है, आई और वी बी है तो वो एक डायोड हो गया। एन पी एन ट्रांजिस्टर देखें तो एन और पी हो गया, एन और पी हमारा क्या है एक डायोड है। तो डायोड की करेक्टरिस्टिक की तरह इसका क्या होता है हमारा आउटपुट करता है। सबसे पहले हम वीसीबी जो आउटपुट जो वोल्टेज है उसको कॉन्स्टेंट रखते हैं और वो 0 वोल्ट कंसिडर करते हैं, 0 वोल्ट कंसिडर करते हैं। जब वीबी वोल्टेज जो होता है हमारा सिलिकॉन यदि ट्रांजिस्टर सिलिकॉन यदि हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल से ट्रांजिस्टर बनाया गया है तो उसका कट इन वोल्टेज कितना होता है 0.7 होता है। यदि हमने जर्मेनियम यूज में लिया है तो उसका जो वोल्टेज होता है कट इन वो 0.3 होता है। इसका मतलब है कि 0.7 और 0.3 वोल्ट के बाद में ये क्या करता है करंट का कंडक्शन स्टार्ट होता है। उससे पहले केवल माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से ही क्या होता है हमारा करंट होता है जिसको हम लीकेज करंट बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होती है डायोड की जैसे करेक्टरिस्टिक आती है। उसके बाद में क्या होता है हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अब देखते हैं कि यदि हमने ये 0 वोल्ट पे देखा है, जैसे ही हम इसका वोल्ट बढ़ाते हैं, जैसे ही हम वोल्ट बढ़ाते हैं तो होता क्या है यहाँ पे हम देखें ये वोल्टेज हमने बढ़ा दिया है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स ये थी वोल्टेज 0 था तो ये इसी वोल्टेज की वजह से क्या हो रहे थे इधर से उधर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही इसका मान बढ़ाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसकी वजह से क्या होते हैं इधर फ्लो करने लग जाते हैं। मतलब कि पहले जब 0 वोल्टेज था उसके कंपेरिजन में क्या होते हैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करने लग जाते हैं और हमारा करंट क्या होता है बढ़ जाता है उसी एक ही वी मान के लिए। तो ये हमने यहाँ पे शो किया है कि VCB जब 0 है तब हमारा ये ग्राफ है। जब VCB का मान 8 वोल्ट और ये 18 वोल्ट होता है तो ये क्या होता है हमारा लेफ्ट साइड में मूव कर जाता है। इसका मतलब है कि VB का मान यदि हमने एक मान लिया जैसे 0.8 वोल्ट लिया है उस पर यदि हमने देखें तो करंट इतना है, इसके लिए देखें तो करंट इतना है और 18 वोल्ट के लिए और भी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि VCB का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारा जो इमिटर जो करंट है उसका मान बढ़ता है। क्योंकि ये क्या करता है या तो हम देखें तो उसको जो थिन हो जाती है लेयर किसकी बेस की, और या फिर हम देखें उस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या फिर जो वीसीबी की जो पॉजिटिव जो पोलरिटी होती है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और मोर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने की वजह से क्या होती है करंट हमारा ज़्यादा फ्लो करने लग जाता है और जो कट इन वोल्टेज होता है वो भी हमारा क्या हो जाता है कम हो जाता है। इस तरीके से ये इसकी इनपुट करेक्टरिस्टिक है। अब यदि हम इसके आउटपुट करेक्टरिस्टिक देखें, आउटपुट करेक्टरिस्टिक किसके बीच में होती है आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट के बीच में जब हमारा इनपुट वोल्टेज क्या हो कांस्टेंट हो। ये हमारी इसकी आउटपुट करेक्टरिस्टिक है। आउटपुट करेक्टरिस्टिक कब है ये हमने यहाँ पे दिखाया है कि जब इनपुट करंट या इमीटर, इनपुट करंट क्या है यहाँ पे इमीटर करंट है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं किसी भी एम्पियर पे रख लो, चाहिए मिली एम्पियर में यहाँ पे करंट फ्लो होता है। जो करंट होता है तो 0 एम्पियर रखो या 2 एम्पियर 5 एम्पियर जितना भी हम रखें कांस्टेंट रखते हैं। अब हम क्या करते हैं जो आउटपुट वोल्टेज है VCB उसको हम बढ़ाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं करंट को रिकॉर्ड करते हैं। अब क्या करते हैं सबसे पहले जो करंट होता है इमीटर करंट उसको 0 ले लेते हैं। 0 ले लिया इसका मतलब इमीटर करंट 0 हो गया तो हमारा ना तो बेस करंट होगा ना कलेक्टर करंट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा और ये कट ऑफ रीजन में होगा, ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं होगा यहाँ पे। ये है सबसे पहले क्या किया हमने आई क्या लिया है 0 एम्पियर लिया है। जब 0 एम्पियर लिया है मतलब स्टार्टिंग में कोई भी वी जो वीईबी वोल्टेज है वो नहीं लगा हुआ, एमीटर करंट हमारा 0 हो गया। एमीटर करंट की वजह से क्या हुआ था हमारा बेस करंट और कलेक्टर करंट आ रहे थे तो कलेक्टर करंट क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब ट्रांजिस्टर इसके अंदर किसमें ऑफ कट ऑफ रीजन में बिहेव कर रहा है, इसका मतलब ट्रांजिस्टर यहाँ पे ऑफ स्विच की तरह बिहेव कर रहा है। अब क्या करते हैं
कि जो हमारा इमीटर करंट है उसको बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे हम इमीटर करंट को बढ़ाते हैं हमारा कलेक्टर करंट क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब किसी भी एक कलेक्टर इमीटर करंट ले लेते हैं, इमीटर करंट हमने यहाँ पे ले लिया 1 एम्पियर। उसके बाद में वीसीबी को हम बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम वीसीबी को बढ़ाते हैं तो हमारे करंट जो कलेक्टर करंट होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। उसके बाद में क्या होता है कि जितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो यदि सारे के सारे यदि कलेक्टर रीजन में आ जाते हैं तो करंट क्या हो जाता है, हमारा सेचुरेट हो जाता है। मतलब तुम यदि कंसिडर करो यदि 10 इलेक्ट्रॉन थे, पहले वो 1 इलेक्ट्रॉन आए, 2 आए, फिर 10 के 10 यदि कलेक्टर में आ जाते हैं तो हमारा करंट क्या हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है। इस तरीके से जैसे जैसे हम इमीटर करंट को बढ़ाते हैं हमारा कलेक्टर करंट क्या होता है, बढ़ता जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये रीजन आप देखोगे कि ये नेगेटिव रीजन हमने शो किया गया है, नेगेटिव वोल्टेज वीसीबी ले रहे हैं। इसका मतलब है कि वीसीबी को हमने पॉजिटिव कनेक्ट किया था, वीसीबी को यदि हम नेगेटिव कनेक्ट करते हैं इसका मतलब दोनों जंक्शन हमारे किस में हो जाते हैं, फॉरवर्ड बैच में होते हैं। फॉरवर्ड बैच में होने के कारण हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो किसकी तरह बिहेव करता है, किस मोड में आ जाता है, सेचुरेशन मोड में आ जाता है। और उसमें क्या होता है, ट्रांजिस्टर ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है। तो इसके अंदर हमारे तीनों रीजन है। ये हमारा एक्टिव रीजन है जिसको हम एज ए एम्पलीफायर यूज में लेते हैं। ये हमारा कट ऑफ रीजन है जिसको हम ऑफ स्विच की तरह बिहेव करते हैं। ये हमारा सेचुरेशन रीजन है और जिसको हम ऑन स्विच की तरह यूज में लेते हैं। जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक थी वो हमारी किसकी जैसे थी, एज ए हमारे डायोड की जैसे थी। इस तरीके से ये हमारी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। अब यहाँ पे इसके पैरामीटर्स देखते हैं। तो डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस देखते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट होता है। इनपुट का मतलब क्या है, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट हो गया। डायनेमिक का मतलब है कि किसी भी हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं देख रहे हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें तो वो क्या होता है, स्टैटिक होता है। यहाँ पे डायनेमिक है, इसका मतलब हमारा वोल्टेज भी वेरी कर रहा है और हमारा करंट भी वेरी कर रहा है। तो चेंज इन इनपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट करंट का जो रेशियो होता है उसको क्या करते हैं हम, इनपुट रेजिस्टेंस, डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो। और यहाँ पे भी क्या किया गया है, वीसीबी हमने कांस्टेंट लिया गया है। डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट करंट। ये क्या हो जाएगा, हमारा डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तब हम क्या करते हैं, जो इनपुट जो करंट होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है यहाँ पे। अब जो ये इनपुट जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस होता है। इनपुट जो हमारा जंक्शन जे था वो फॉरवर्ड बैच में था, तो हमारा जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारा ज़्यादा होता है। इसलिए इस डिवाइस को हम वहाँ पे यूज में लेते हैं जहाँ पे हमें इनपुट रेजिस्टेंस कम चाहिए और आउटपुट रेजिस्टेंस हमें ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे अब करंट गेन देखते हैं। करंट गेन क्या होता है, गेन का मतलब होता है हमेशा आउटपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अपॉन इनपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा था कि आउटपुट करंट हमारा क्या था, कलेक्टर करंट था, इनपुट करंट क्या था, हमारा इमीटर करंट था। तो यहाँ पे जो करंट गेन को शो किया गया है हमने अल्फा से। अल्फा क्या है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, आई सी अपॉन आई ई। तो ये जो क्या होता है, जो करंट गेन होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में वो होता है आई सी अपॉन आई। जो क्या होता है, आई से कम होता है आई से, इसका मतलब है कि अल्फा हमेशा लेस देन 1 होता है। मोस्टली जो इसकी करंट गेन की जो टिपिकल वैल्यू होती है वो 0.98 होती है। यहाँ पे इसकी कोई भी यूनिट नहीं है क्योंकि दोनों क्या हमारे करंट है। थैंक यू।